क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग का तात्पर्य क्या है? ए है राज्यों की सहमति से बना संघ, बी है अविभाज्य राज्यों का समूह, सी है स्वैच्छिक संघ और डी है ढीला संघीय ढांचा। तो भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग का तात्पर्य क्या है? तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अविभाज्य राज्यों का समूह, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार प्रत्यक्ष रूप से राज्य की निष्क्रियता के विरुद्ध संरक्षण देता है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार प्रत्यक्ष रूप से राज्य की निष्क्रियता के विरुद्ध संरक्षण देता है? ए है समानता का अधिकार, बी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सी है धर्म की स्वतंत्रता और डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार प्रत्यक्ष रूप से राज्य की निष्क्रियता के विरुद्ध संरक्षण देता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान का कौन सा भाग राज्य की सकारात्मक भूमिका को सर्वाधिक दर्शाता है? क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग राज्य की सकारात्मक भूमिका को सर्वाधिक दर्शाता है? ए है मौलिक अधिकार, बी है मूल कर्तव्य, सी है नीति निर्देशक तत्व और डी है प्रस्तावना। तो संविधान का कौन सा भाग राज्य की सकारात्मक भूमिका को सर्वाधिक दर्शाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कह रहा है कथनों पर विचार कीजिए। ए है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। दूसरा है आपातकाल के दौरान राज्य सूची संसद के अधीन आ जाती है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, पहला सही है। आपातकाल के दौरान राज्य सूची संसद के अधीन आ जाती है, यानी दूसरा भी सही है। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा हमारा दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में संवैधानिक पद और कानूनी पद में मूल अंतर किसका है? क्वेश्चन है भारत में संवैधानिक पद और कानूनी पद में मूल अंतर किसका है? ए है कार्यकाल, बी है वेतन, सी है पद की उत्पत्ति और डी है शक्तियां। तो भारत में संवैधानिक पद और कानूनी पद में मूल अंतर किसका है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पद की उत्पत्ति, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि आरबीआई खुले बाजार में क्या है सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है तो उसका उद्देश्य होता है। क्वेश्चन है यदि आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है तो उसका उद्देश्य होता है। यह है तरलता बढ़ाना, बी है तरलता घटाना, सी है मुद्रा अवमूल्यन और डी है निर्यात बढ़ाना। तो यदि आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है तो इसका उद्देश्य क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तरलता घटता है, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रतिगामी नहीं माना जाता है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रतिगामी नहीं माना जाता है? ए है उत्पाद शुल्क, बी है सीमा शुल्क, सी है जीएसटी और डी है बिक्री कर। तो निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रतिगामी नहीं माना जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएसटी, कुछ वस्तुओं पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा बढ़ने का सबसे तात्कालिक प्रभाव किस पर पड़ता है? क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा बढ़ने का सबसे तात्कालिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ए है जीडीपी, बी है सार्वजनिक ऋण, सी है निर्यात और डी है चालू खाता। तो राजकोषीय घाटा बढ़ने का सबसे तत्कालीन प्रभाव किस पर पड़ता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक ऋण, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजकोषीय घाटा बढ़ने का सबसे तत्कालीन प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सार्वजनिक ऋण पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानसून की समयगत अनिश्चितता को सबसे अधिक प्रभावित करता है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानसून की समयागत अनिश्चितता को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ए है अक्षांश, बी है ENSO, सी है स्थलाकृति और डी है समुद्री धाराएं। तो निम्न में से कौन मानसून की समयागत अनिश्चितता को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ENSO, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में काली मिट्टी का प्रमुख कृषि लाभ क्या है? क्वेश्चन है भारत में काली मिट्टी का प्रमुख कृषि लाभ क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नमी धारण क्षमता, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है
निम्न में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? ए है राष्ट्रीय उद्यान, बी है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सी है वन्य जीव अभ्यारण्य और डी है चिड़ियाघर। तो निम्न में से कौन इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चिड़ियाघर। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का सबसे अधिक ह्रास किस कारण से होता है? क्वेश्चन है जैव विविधता का सबसे अधिक ह्रास किस कारण से होता है? ए है जलवायु परिवर्तन, बी है आवास विनाश, सी है प्रदूषण और डी है अवैध शिकार। तो जैव विविधता का सबसे अधिक ह्रास किस कारण से होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आवास निवास यानी विनाश, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन की सीमा निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन की सीमा निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? ए है सांसद, बी है राष्ट्रपति, सी है सर्वोच्च न्यायालय और डी है निर्वाचन आयोग। तो संवैधानिक संशोधन की सीमा निर्धारण करने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करता है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करता है? ए है अखिल भारतीय सेवाएं, बी है वित्त आयोग और सी है राज्यसभा और डी है पंचायती राज। तो निम्न में से कौन सा भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा, यानी ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या स्थिरीकरण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? क्वेश्चन है जनसंख्या स्थिरीकरण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? ए है कानून, बी है आर्थिक दंड, सी है महिला शिक्षा और डी है शहरीकरण। तो जनसंख्या स्थिरीकरण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा महिला शिक्षा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी देश के क्वेश्चन है यदि किसी देश में कार्यशील जनसंख्या बढ़े पर रोजगार न बढ़े तो? ए है डेमोग्राफिक डिविडेंड, बी है मानव पूंजी विकास, सी है डेमोग्राफिक बोझ और डी है संरचनात्मक सुधार। तो यदि किसी देश में कार्यशील जनसंख्या बढ़े पर रोजगार न बढ़े तो क्या होगा? तो डेमोग्राफिक बोझ, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डेमोग्राफिक बोझ बढ़ जाएगा क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रहा है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा। अगला है भारत में सीएजी की रिपोर्ट किसके समक्ष रखी जाती है? क्वेश्चन है भारत में सीएजी की रिपोर्ट किसके समक्ष रखी जाती है? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है संसद और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में सीएजी की रिपोर्ट किसके समक्ष रखी जाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता संविधान के किस भाग में है? यानी कि यूसीसी की बात कर रहा है, यूनियन सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता संविधान के किस भाग में? ए है मौलिक अधिकार, बी है नीति निर्देशक तत्व, सी है मूल कर्तव्य और डी है 7वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता संविधान के किस भाग में है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन सा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है? ए है निश्चित कार्यकाल, बी है वेतन की सुरक्षा, सी है कार्यपालिका द्वारा स्थानांतरण और डी है अवमानना शक्ति। तो निम्न में से कौन सा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका द्वारा स्थानांतरण, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय कृषि की सबसे बड़ी संरचनात्मक समस्या क्या है? क्वेश्चन है भारतीय कृषि की सबसे बड़ी संरचनात्मक समस्या क्या है? ए है सिंचाई, बी है जोतों का विखंडन, सी है उर्वरक और डी है न्यूनतम समर्थक मूल्य। तो भारतीय कृषि की सबसे बड़ी संरचनात्मक समस्या क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जोतों का विखंडन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? ए है 2025, बी है 2030 और सी है 2035 और डी है 2040। तो सतत विकास लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत के समुद्री प्रभाव को दर्शाता है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा
भारत के समुद्री प्रभाव को दर्शाता है? ए है कम तापानंतर, बी है अधिक वर्षा, सी है हिमपात और डी है मरुस्थल। तो निम्न में से कौन सा भारत के समुद्री प्रभाव को दर्शाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कम तापानंतर, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है संविधान सभा की बहसों का महत्व क्या है? क्वेश्चन है संविधान सभा की बहसों का महत्व क्या है? ए है कानून बाध्यता, बी है ऐतिहासिक दस्तावेज, सी है संवैधानिक व्याख्या में सहायक और डी है न्यायिक आदेश। तो संविधान सभा की बहसें का महत्व क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक व्याख्या में सहायक, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है यदि किसी प्रश्न में दो विकल्प सही लगे तो यूपीएससी किस आधार पर चयन करता है? क्वेश्चन है यदि किसी प्रश्न में दो विकल्प सही लगे तो यूपीएससी किस आधार पर चयन करता है? ए है लोकप्रियता, बी है संवैधानिक भावना, सी है व्यापकता और डी है कठिन शब्द। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापकता, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ए है कठिन प्रश्न छोड़ना, बी है अनुमान लगाना, सी है एलिमिनेशन न करना और डी है समय प्रबंधन। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिमिनेशन न करना, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।